क्या आप कभी सोच सकते हैं कि भारत में प्रेस की आजादी को मजबूत करने वाला एक सबसे बड़ा कानूनी फैसला एक खूंखार सीरियल किलर की वजह से आया होगा? आज हम इसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। ये कहानी है ऑटो शंकर की, एक ऐसा नाम जिसने 1980 के दशक के मद्रास को पूरी तरह दहला दिया था, लेकिन उसके अपराधों से भी ज्यादा उसकी मौत के बाद की कहानी ने भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें गौरी शंकर, जिसे दुनिया ऑटो शंकर कहती है, उसके जीवन, उसके अपराधों के रिकॉर्ड्स, अदालती दस्तावेज और सबसे जरूरी वो ऐतिहासिक कानूनी मामला जो उसकी वजह से पैदा हुआ। हाँ, उसकी भी पूरी जानकारी है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी सुनाना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शख्स सिस्टम की नाकामी का फायदा उठाकर इतना ताकतवर बन गया और कैसे उसके काले कारनामों की राख से अनजाने में ही सही पत्रकारिता की आजादी का एक बहुत अहम सिद्धांत निकल कर आया। चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, ये गौरी शंकर था कौन? हाँ। और वो मद्रास मतलब आज के चेन्नई पहुंचा कैसे? गौरी शंकर का जन्म वेलोर के पास एक गांव में हुआ था। उसका बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। अच्छा। पिता परिवार को छोड़कर उड़ीसा चले गए और कुछ समय बाद उसकी माँ भी किसी और के साथ चली गई। ओह, तो मतलब बचपन में ही वो बिल्कुल अकेला रह गया। हाँ, और इन घटनाओं का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो 70 के दशक में मद्रास आया था, काम की तलाश में। हाँ, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक पेंटर के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने। लेकिन जैसा बहुत लोगों के साथ होता है, शहर ने उसे वो मौका नहीं दिया जिसकी उसे तलाश थी। वो गरीबी में ही जी रहा था। लेकिन एक मामूली गरीब पेंटर से वो शहर का इतना कुख्यात ऑटो शंकर कैसे बन गया? कोई तो एक घटना रही होगी जिसने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। वो एक घटना थी और वो एक दुकान पर हुई थी। कहानी ये है कि उसके परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो पास के एक दुकानदार के पास गया चावल उधार मांगने, और दुकानदार ने मना कर दिया होगा। हाँ, दुकानदार के मना करने पर शंकर ने उसे वहीं सबके सामने बुरी तरह पीटा और दुकान लूट ली। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और यहीं उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला कि डर ही सबसे बड़ी ताकत है। और फिर उसने इस ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ, यहीं से ऑटो वाला नाम भी जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। उसने पहले साइकिल रिक्शा चलाना शुरू किया, फिर एक ऑटो रिक्शा ले लिया। और उस ऑटो का इस्तेमाल सिर्फ सवारियां ढोने के लिए नहीं होता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दौर में तमिलनाडु में कच्ची शराब, जिसे अरक कहते हैं, वो बैन थी। अच्छा। तो शंकर ने अपने ऑटो का इस्तेमाल मतलब अवैध शराब की तस्करी के लिए करना शुरू कर दिया और वो इस धंधे का एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। तो शराब की तस्करी से उसने पैसा भी कमाया और दबदबा भी। लेकिन वो सिर्फ यहीं नहीं रुका। नहीं, उसकी नजर किसी और बड़े और शायद ज्यादा सेफ धंधे पर थी। और वो धंधा था जिस्म फरोशी का। बिल्कुल सही। शंकर ने हिसाब लगाया कि शराब के धंधे में फिर भी पकड़े जाने का थोड़ा डर है, लेकिन जिस्म फरोशी में उसमें पुलिस का संरक्षण मिलना ज्यादा आसान है, क्योंकि सिस्टम के कई बड़े लोग खुद उसके ग्राहक बन सकते थे। एग्जैक्टली। उसने पेरियार नगर और एलबी रोड पर अपने वेश्यालय खोल दिए। और उसका ये हिसाब सही निकला। उसके ग्राहक सिर्फ आम लोग नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उसके अड्डे पर बड़े बड़े राजनेता और पुलिस अधिकारी आने लगे थे। यही हमें उस दौर के मतलब पूरे सिस्टम की सड़ान का अंदाजा लगता है। और ये भी समझना होगा कि 1980 का दशक तमिलनाडु में राजनीतिक रूप से बहुत उथल पुथल भरा था। इस माहौल में पुलिस और नेताओं का गठजोड़ बहुत ताकतवर हो गया था। और शंकर जैसे लोग इसी सिस्टम की दरारों में पनपते हैं। हाँ, बाद में जब उसकी एक निजी डायरी मिली तो उसमें कई बड़े अधिकारियों के साथ उसकी तस्वीरें थीं और उन्हें दी गई रिश्वत का पूरा हिसाब किताब था। अच्छा। ये डायरी मिलने के बाद क्या हुआ? जब ये डायरी सामने आई तो कई पुलिस वालों को सस्पेंड तक कर दिया गया था। उसने अपना एक गिरोह भी बना लिया था जिसमें उसके परिवार के लोग भी थे। हाँ, उसका छोटा भाई मोहन, बहनोई एल्डन और शिवाजी जैसे कुछ मतलब उसके भरोसेमंद साथी थे। इन लोगों ने मिलकर शंकर के अपराध के साम्राज्य को जमीन पर चलाया और उसे और मजबूत किया। यहाँ तक तो ये कहानी एक आम क्राइम लॉर्ड के बनने जैसी लगती है, लेकिन फिर चीजें बहुत ज्यादा खौफनाक होने लगी। हाँ, जब उसके अपने ही लोग उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगे तब शंकर का असली बेरहम चेहरा सामने आया। और यहीं से हत्याओं का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे मद्रास को दहला दिया था। बिल्कुल। और पहली शिकार बनी ललिता, जो उसकी प्रेमिका थी। जी। ललिता शंकर के एक और साथी सुदलाई मुथु के साथ भाग गई और उन्होंने अपना अलग धंधा शुरू कर दिया। ये तो शंकर के लिए सिर्फ धोखा नहीं था, ये उसके दबदबे को सीधी चुनौती थी। सीधी चुनौती। और उसने बदला लेने की ठानी।
उसने पहले धोखे से ललिता को वापस बुलाया, उसकी हत्या की और लाश को एक खाली प्लॉट में दफना दिया। एक मिनट, और उसके प्रेमी सुदलाई मुथु का क्या हुआ? उसे कुछ शक नहीं हुआ? शंकर महीनों तक सुदलाई मुथु से झूठ बोलता रहा कि ललिता किसी वीआईपी के साथ दौरे पर गई है। और वो मान गया? हाँ। फिर एक रात जब सुदलाई मुथु नशे में धुत था, शंकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका गला घोंट दिया। और इसके बाद जो उसने किया वो उसकी क्रूरता की हद दिखाता है। क्या किया उसने? उसने सुदलाई मुथु की लाश को अपने घर की छत पर ले जाकर जला दिया। क्या? छत पर? हाँ, छत पर, और राख को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। उसने अपने घर की छत पर लाश जलाई और पड़ोसियों ने कुछ नहीं कहा? ये कैसे मुमकिन है? जब पड़ोसियों ने छत पर जले के निशान देखे तो उसने कह दिया कि वो मांस भून रहा है, और बस बात वहीं खत्म हो गई। मतलब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ऑटो शंकर से सवाल पूछ सके? यही तो उसके आतंक की ताकत थी। और यहाँ से शंकर की क्रूरता का एक पैटर्न सामने आता है। बिल्कुल। जो भी उसके रास्ते में आया या उसे चुनौती देने की कोशिश की, उसे बेरहमी से रास्ते से हटा दिया गया। बिल्कुल। रवि नाम का एक और साथी था जी। जब उसने इन गायब हुए लोगों के बारे में ज्यादा सवाल पूछने शुरू किए तो शंकर ने उसे भी मार डाला। हाँ, उसे भी मार के दफना दिया और फिर उसकी पत्नी को एक जाली चिट्ठी भेज दी कि रवि काम के सिलसिले में मुंबई चला गया है। मामला रफा दफा। लेकिन सबसे दहलाने वाली घटना मई 1988 में हुई, श्री शाम, जब 3 लोगों की एक साथ हत्या की गई। हाँ, संपत, मोहन और गोविंदराज, ये तीनों शंकर के अड्डे पर हफ्ता वसूलने की कोशिश कर रहे थे। ये तो शंकर के साम्राज्य को सीधी चुनौती थी। और उसने बर्दाश्त नहीं की। उसने उन्हें बातचीत के बहाने अपने अड्डे पर बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। और उनकी लाशों का क्या किया? उनकी लाशों को पास में बन रही एक इमारत की नींव में ही दफना दिया। ये सब सुनकर एक ही सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही थी? एक के बाद एक लोग गायब हो रहे थे और शहर के इतने बड़े अपराधी पर किसी को शक तक नहीं हुआ। शक तो जरूर हुआ होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, शंकर का नेटवर्क बहुत मजबूत था। उसे ऊपर से प्रोटेक्शन मिला हुआ था। लेकिन इस बार वो एक गलती कर बैठा। मारे गए लोगों में से एक, संपत की पत्नी विजया ने हार नहीं मानी। अच्छा। जब स्थानीय पुलिस ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया तो वो सीधे तत्कालीन गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के पास पहुंच गई। और गवर्नर के दखल ने सारा खेल पलट दिया। हाँ, गवर्नर के आदेश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। इस टीम ने शंकर के साथियों को एक एक करके उठाया और पूछताछ में सारे राज उगलवा दिए। और फिर लाशें मिलनी शुरू हुई। हाँ, जब उनकी निशानदेही पर जमीन खोदी गई और एक के बाद एक लाशें बाहर निकली तो पूरे मद्रास में सनसनी फैल गई। लेकिन शंकर का ड्रामा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो तो जेल से फरार भी हो गया था। अगस्त 1990 वो अपने 5 साथियों के साथ मद्रास सेंट्रल जेल से भाग निकला। कैसे? मतलब जेल से भागना इतना आसान था? बाद में पता चला कि जेल के कुछ वार्डरों ने रिश्वत और यौन संबंधों के बदले उसकी मदद की थी। ये दिखाता है कि सिस्टम में उसकी पकड़ कितनी गहरी थी। पर आखिरकार वो पकड़ा गया। तमिलनाडु पुलिस ने एक देशव्यापी तलाशी अभियान चलाया। करीब 1 महीने बाद 1 सितंबर 1990 को शंकर को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। वो अपने पिता के घर में छिपा हुआ था। हाँ, और 31 मई 1991 को अदालत ने शंकर और उसके 2 मुख्य साथियों एल्डिन और शिवाजी को 6 हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई। और 27 अप्रैल 1995 को उसे सिलेम सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर एक खूंखार अपराधी की कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस कहानी का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला हिस्सा तो उसकी मौत के बाद शुरू होता है। बिल्कुल। फांसी का इंतजार करते हुए शंकर ने कथित तौर पर 300 पन्नों की एक आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा? हाँ, इसमें उसने दावा किया था कि वो कई बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का संबंधों का पर्दाफाश करेगा जो उसके अपराधों में शामिल थे। और उसने ये आत्मकथा एक तमिल पत्रिका निक्कीरन को भेज दी। इसके बाद तो बवाल हो गया होगा। हड़कंप मच गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सरकारी अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। जेल के आईजी ने मैगजीन को सीधा सीधा धमकाया और ये दावा किया कि शंकर ने ऐसी कोई किताब लिखने से इनकार किया है। हाँ, सरकार ने पत्रिका पर इसे छापने से रोक लगाने की पूरी कोशिश की। और यहीं से वो ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई शुरू हुई। जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जो आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994 के नाम से जाना गया। और ये भारत में प्रेस की आजादी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। बिल्कुल। अदालत में मुख्य बहस किस बात पर थी? मतलब सरकार का तर्क क्या था?
सरकार का तर्क ये था कि शंकर की इस कथित आत्मकथा में सरकारी अधिकारियों के बारे में अपमानजनक बातें हो सकती हैं। जिससे उनकी निजता का हनन होगा। हाँ, और इसलिए इसे छपने से पहले ही रोक देना चाहिए। कानूनी भाषा में इसे प्रायर रिस्ट्रेंट यानी पूर्व प्रतिबंध कहते हैं। ये प्रायर रिस्ट्रेंट या पूर्व प्रतिबंध का मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार किसी कहानी को छपने से पहले ही नहीं रोक सकती। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमें शक है कि ये कहानी गलत होगी या इससे किसी की बदनामी होगी, इसलिए इसे छापो ही मत। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले छपने दो, अगर उसमें कुछ गलत, झूठा या मानहानि करने वाला है तो आप छपने के बाद कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। ये बोलने की आजादी के हक को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार किसी भी प्रकाशन पर इस तरह का पूर्व प्रतिबंध नहीं लगा सकती। हाँ, और कोर्ट ने एक और बहुत अहम बात कही। अदालत ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि जो लोग सार्वजनिक पदों पर हैं, मतलब पब्लिक ऑफिशियल्स, वो अपने सरकारी कामकाज के मामलों में राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। बिल्कुल, उनकी जिंदगी का वो हिस्सा जनता की जांच के लिए खुला है। ये खोजी पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। ये सोचना ही कितना अजीब है। एक आदमी जिसने न जाने कितने लोगों की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी, उसी की कहानी ने भारत की पत्रकारिता को एक नई और ताकतवर आवाज दे दी। बिल्कुल, और ये फैसला आज भी पत्रकारों के लिए एक ढाल का काम करता है। जब भी कोई सरकार या कोई ताकतवर इंसान किसी खबर को छपने से रोकने की कोशिश करता है तो आर राजगोपाल केस का जिक्र जरूर आता है। ये ऑटो शंकर की सबसे अनपेक्षित और शायद इकलौती सकारात्मक विरासत है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये थी ऑटो शंकर की कहानी। एक शख्स जो बचपन के सदमों से निकला, फिर उसने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर अपराध का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया और कई जानें ली। शंकर की कहानी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये 1980 के दशक के समाज, पुलिस नेता गठजोड़ और भारतीय न्याय प्रणाली के एक अहम मोड़ का एक आईना है। ये दिखाती है कि कैसे सबसे खतरनाक अपराधी अक्सर समाज की नजरों के सामने ही पनपते हैं और उन्हीं संस्थाओं की शह पर जिन्हें असल में उन्हें रोकना चाहिए, जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ऑटो शंकर की तथाकथित आत्मकथा ने प्रेस की आजादी पर एक ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी, लेकिन ये आज तक साबित नहीं हो पाया कि वो आत्मकथा सच में उसी ने लिखी थी या ये पत्रिका का एक पब्लिसिटी स्टंट था। ये सवाल तो है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि जिस कहानी ने हमारे अधिकारों का दायरा बढ़ाया वो खुद एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती थी? सत्य, कहानी और न्याय के बीच ये कैसा रिश्ता है?